शवासन में लेते हैं। करने जा रहे हैं हम योग निद्रा। योग निद्रा इस प्रक्रिया द्वारा हम अनिद्रा तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। योग निद्रा के दौरान आप केवल सुनने का प्रयास व जागरूक रहने का प्रयास करें। चेतन निद्रा भी कहते हैं, जागते हुए निद्रा करना। साधारण निद्रा जो हम रोज करते हैं, इसमें हम इतनी वो गहन निद्रा होती है कि हम सपनों में चले जाते हैं। ये आध्यात्मिक नींद है। योग निद्रा सारा कचरा साफ हो जाता है, आपके शरीर समस्याओं का हल मिलता है। आज की योग निद्रा का विषय चिंता, चिंतन और सही दृष्टिकोण क्या। आइए शुरुआत करते हैं इस विषय के साथ। तो सबसे पहले शवासन में लेते हैं, यानी कि इसके बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की तरफ हों, दोनों पैरों में फासला, शरीर अधिक से अधिक ढीला करें। अपने मन को चंचल या उत्तेजित ना करें। शरीर व मन से को अधिक से अधिक ढीला करें, तनाव मुक्त हो जाए। कोई तनाव नहीं इस समय। अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद करें। ध्यान रहे योग निद्रा में यदि आप सो गए तो आप इसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे, समय बर्बाद आप। ध्यान से सुनेंगे, डीप ब्रीदिंग करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। इससे आप अधिक से अधिक रिलैक्स हो जाएंगे। अपने शरीर को स्कैन करें, एक एक अंग को, या यदि शरीर के किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव पाए तो इसे मन की आंखों से ढीला करें। मानो आप अपने शरीर के बाहर अपने आप को देख रहे हैं। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार और करें। अपनी स्थिति को बंद आंखों से देखें, अवलोकन करें अपने शरीर का। स्वीकार भाव से के साथ गहरी सांस भरें और छोड़ें। ऐसा करते समय निकलते हुई वायु को अपनी नाक के नथनों पर महसूस करें। भरते समय अपनी छाती को फूलता हुआ देखें, पेट को ऊपर उठता हुआ देखें। गहरी सांस जारी रखें, लेना और छोड़ना। आप हृदय की धड़कन को दृष्टाभाव से देखें। छाती की हलचल को महसूस करें। अपने को अनुमति दें विश्राम में जाने के लिए। एक स्थिरता वाली शांति अपने चारों तरफ महसूस करें। कोई तनाव नहीं, कोई बेचैनी नहीं, चारों मेरी शांति शांति। शरीर मेरा ढीला, मन मेरा शांत, तन मेरा शांत। अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण समर्पित कर दे। एक ऐसी आराम की स्थिति जो पहले कभी न थी। केवल और केवल विश्राम की अवस्था। अपनी मांसपेशियों को विश्राम की, पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाएं। आपके मसल्स पूरे विश्राम में, आपका मस्तिष्क विश्राम में, किसी झील के गहरे पानी की तरह। इस अवस्था में आपका शरीर, मन पूरी तरह से शांत है। शरीर पर आपका कंट्रोल पूरी तरह से छूट गया है।
जैसे कि पहले बताया, आज की जो हमारी योग निद्रा का विषय है चिंता, चिंतन और सही दृष्टिकोण। आप मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। चिंता अब शुरू करते हैं। सोना नहीं है, फिर से बोलूंगी, बीच बीच में बोलती जाऊंगी, सोना नहीं है, प्लीज इससे ध्यान। चिंता आयु को कम, चिंतन उसमें वृद्धि करता है। फिर निर्णय लेने में देरी क्यों? आप क्या चाहेंगे, चिंता या चिंतन? चिंताग्रस्त होने का सबसे प्रमुख कारण है मनुष्य के अंदर छिपा हुआ भय। भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती हैं, इसी से दुख आते हैं। यही व्यक्ति को प्रत्येक समय निरुत्साहित करता है, जिस कारण वह उसे उस कार्य में असफल बना देता है जिसे करने की सामर्थ्य उसमें होती है। चिंतन का तात्पर्य किसी भी बात के हर पहलू पर विचार करना व आत्मविश्वास के साथ अपना संबंध उसका सर्वशक्तिमान से जोड़े रखना है। जबकि चिंता का तात्पर्य अनहोनी की आशंका से हम अपने मन को को भय को प्रश्रय देना है। अतः चिंता निरर्थक व चिंतन ही जीवन की सार्थकता है। चिंता रहित होकर काम करते जाओ, बीती बातों का पछतावा ना करो तथा परिणाम की परवाह ना करो। यह सब उसी पर छोड़ दो और कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। आप असीम आनंद की अनुभूति करेंगे। अनादिकाल से ही मनुष्यों को किसी भी समय संकट आने की आशंका का भय सताता रहता था। दुर्घटना का भय, अस्वस्थ रहने का भय, प्राकृतिक आपदाओं का भय, असफलता का भय, निर्धनता का भय, बेरोजगारी का भय, अपमान का भय आदि। वास्तविक दुख आने से पहले ही उसे दुखी करते हैं। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते, दूसरी सामने आ जाती है। चिंता हमको जला देती है, परंतु चिंतन हमको प्रज्वलित कर देता है। चिंता समाधान नहीं प्रदान करती, बल्कि समस्या देती है। चिंतन समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। चिंता अंधेरे में जीवन को धकेल देती है, जब समस्या हल नहीं होती, और कभी कभी प्रयत्न चिंतन को जन्म देते हैं। दैनिक जीवन में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, करने से पहले सोचो या अनुभव करने से पहले सोचो। इसका मुख्य कारण है कि चिंतन एवं तर्क द्वारा समस्या समाधान और उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। चिंता में मानव बुद्धि अशांत हो जाती है। जब मन में किसी प्रकार के मनन से एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव पैदा होने लगे तो उसे चिंतन कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता रहता है। चिंता और चिंतन आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। किसी चिंता के बारे में सोचेंगे तो उसके विषय में चिंतन कर पाएंगे। शरीर को संभालने के लिए डॉक्टर, सुविधा पाने के लिए नौकर, पैसा रखने के लिए नौकर चाहिए। संभव है कचरे के ढेर से गुलाब मिल जाए, संभव है गरीब के घर से हीरे जवाहरात मिल जाए, मगर यह संभव नहीं कि संसार में रहकर खाली सुख मिल जाए।
हम सब उसी परमात्मा की ही संतानें हैं, वही ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर निहित है, जिसे कोई भी बुराई परास्त नहीं कर सकती। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है। ईश्वर उसी को अधिक प्यार करता है जिसकी उस पर श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ विश्वास है, तथा जिसकी मन, बुद्धि व इंद्रियां जीती हुई है, घृणा व क्रोध से भूख मिट जाती है, तथा उसकी पाचन प्रणाली भी निष्क्रिय होने लगती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुधा स्तरों बिगड़ा रहता है। नृत्य की आदतों का प्रभाव उसके चेहरे से भी झलकने लगता है। स्वस्थ व प्रसन्न मन स्थिति वाले मनुष्यों के चेहरे प्रसन्न से बाद चमक लिए हुए होते हैं, तथा उनकी मांसपेशियां व मस्तिष्क सक्रिय है रहते। चिंताग्रस्त मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण समाप्त हो जाता है। चिंता के कारण होने वाले दुष्प्रभाव। संस्कृत में एक उक्ति है, चिंता दहती निर्जीवन, चिता दहती निर्जीवन, चिंता दहती जीवतम। अर्थात चिता तो निर्जीव को जलाती है, जिसमें कोई जान नहीं, लेकिन चिंता जीते जी जला देती है। इसलिए चिता और चिंता के बीच में चिता को श्रेष्ठ माना गया है। इससे चिंता के व्यापक प्रभाव का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर लाने की चिंता है, तो युवा को नौकरी की, घर गृहस्थी की तो प्रौढ़ तथा वृद्ध को तेजी से गुजरती जिंदगी की, और जीवन में आने वाली व्याधि आदि की चिंता। इस प्रकार चिंता से कोई नहीं बच पाया है। सोएंगे नहीं, ध्यान रखें, ध्यान से सुने। और यही चिंता आगे चलकर मानसिक तनाव, अवसाद आदि में परिवर्तित हो जाती है। मुख्य कारण है मानसिक तनाव के। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे बदलता सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और अधिक दबाव। इसके तहत संयुक्त परिवारों की सूजन और उनके परिणाम स्वरूप एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली जिसे बोलते हैं का अस्तित्व में आना। ऐसे परिवारों में कामकाजी महिलाएं, कामकाजी लोग, माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे कंप्यूटर के ऑनलाइन गेम, नेट सर्फिंग में लगी रहते हैं, और इस दौरान कुछ ऐसी अनुचित सामग्री भी उनके हाथ लग जाती है जो उनकी मानसिक स्थिति को कुंठित करने में सहायक होती है। आज के गला काट प्रतियोगिता के पुणे से दौर में हर कदम पर प्रतियोगिता और तनाव का साम्राज्य है। यानी आज की दुनिया प्रतिस्पर्धा और जटिलताओं से भरी है। ऊपर से माता पिता की बच्चों पर उसकी प्रतिभा एवं योग्यता का त्याग किए बिना ऐसी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थोपती जाती हैं, जिसे पूरा न करने पर वह बच्चा परेशान हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन के बाद नौकरी और उसके बाद गृहस्थ की जिम्मेदारियों के बीच भी मानसिक तनाव का दौर चलता रहता है। यह ट्रेन पूरे जीवन भर चलती रहती है। यह स्वयं पर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार तनाव को दूर करे। मनोचिकित्सकों द्वारा किशोरावस्था में डिप्रेशन यानी अवसाद बीमारी और विकलांगता का तीसरा मुख्य कारण है। 15 से 19 आयु के वर्ग के किशोरों में आत्महत्या, ये मौत का तीसरा मुख्य कारण। इसीलिए उक्त तीनों स्थितियों में माता पिता की अहम भूमिका हो जाती है।
समाज में नित्य घटित होने वाले अपराधों के मूल में भी कहीं न कहीं अपराधी मानसिक रोगी होता है। बात-बात पर गुस्सा, गाली-गलौज, लड़ाई-झगड़ा और शारीरिक हमला और यहाँ तक कि चोरी डकैती से लेकर पढ़े-लिखे और संपन्न लोगों द्वारा भ्रष्टाचार आदि सभी अपराधों के पीछे मानसिक संतुलन का प्रभाव अवश्य ही नजर आएगा। यहीं से थोड़ा-सा हम प्रकाश डालेंगे कि इस तनाव को दूर कैसे करें। मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए किसी दवाई आदि की जरूरत नहीं होती। इसमें आत्मावलोकन, ध्यान, प्राणायाम आदि से हमें सफलता मिल जाती है। इसका नियमित अभ्यास एक प्रकार से रामबाण का कार्य करता है। उदाहरण के लिए हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा सही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम इतना ही समझ लें कि वह व्यक्ति अपने पक्षपात पूर्ण विचारों की वजह से किसी खास परिस्थिति को अपने अलग नजरिए से देख रहा है और हम अपने आप को सही मान रहे हैं और आपका नजरिया अलग है। सिर्फ इतना सोचते ही हम अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ते और तनाव की स्थिति से बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। आशावादी दृष्टिकोण, दूसरा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर सकारात्मक सोच विकसित करें, क्योंकि यह सोच सभी मानसिक दुखों को समूल नाश करने की ताकत रखती है। हम अपनी भावनाओं एवं मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखें। तीसरे, अपनी समस्याओं के जंजाल से बाहर निकलकर अपने चारों तरफ की दुनिया को देखने से हम पाएंगे कि दूसरे मनुष्यों एवं उनके जीवन की समस्याएं हमसे कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति के प्रति विलाप न कर, कोई शिकायत किए बिना उनका डटकर सामना कर रहे। इससे हमें भी समस्याओं से निपटने की हिम्मत आएगी और उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर हमदर्दी उमड़ेगी, क्योंकि हम भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं। चौथे पॉइंट पर मानसिक तनाव के समय क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और यदि क्रोध उग्र रूप धारण कर ले तो उसकी आग को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए दिमाग को शांत रखकर समस्या का समाधान की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरों की गलतियों को पांचवें पॉइंट पे आते हैं, दूसरों की गलतियों को भूल कर एवं क्षमा करके भी हम अपने तनाव से निजात पा सकते हैं। छठे पॉइंट पे आते हैं, मोबाइल लत पर एक के अलर्ट को हमें ध्यान में रखना होगा, जिसके अनुसार देश में हर युवा मोबाइल लत से पीड़ित है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का एक सीमा से अधिक इस्तेमाल भी युवाओं के लिए वरदान के बजाय अभिशाप बनता जा रहा है। इसलिए हर वक्त अपने फोन के स्क्रीन पर देखते रहने के जुनून से बचना जरूरी है। इससे बचने के लिए कोई और शौक अपनाए, बागवानी करें, डाक टिकट संग्रह करें, संगीत में रुचि लें, फोटोग्राफी करें, चित्रकला आदि में, ट्रैकिंग, खाना बनाना और भी कुछ हो सकता है आपके शौक के अनुसार। मानसिक बीमारी को लेके सातवें पॉइंट पे आते हैं, मानसिक बीमारी को लेके चुप्पी तोड़ो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अकेलेपन का जो डर समस्या जो समाया है वह दूर नहीं होगा, क्योंकि डर और शंका ही इस बीमारी को बढ़ाने में आग और घी का काम करते हैं।
अकेलेपन के कारण और भी दिक्कतें पैदा होती हैं। समाज से कटने पर व्यक्ति आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। अब आते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण पर। सकारात्मक दृष्टिकोण जो आपके नंबर वन, जो आपके मन ये आपके वश में नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर चिंतित होने की बजाय जो वश में है उसे करने में लग जाना ही समझदारी। नंबर टू, अगर एक साथ कई काम आ जाएं तो परेशान होने की बजाय उनकी प्राथमिकता के अनुसार एक एक कार्य आरंभ करने से सभी कार्य सहज संपन्न हो जाते हैं। नंबर थ्री, सदा अपनी मनोस्थिति को परिस्थिति से ऊंचा रखना चाहिए। हर स्थिति में स्वयं को हल्का रखने का प्रयास करें। परिस्थिति अपने आप में छोटी बड़ी नहीं होती, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण उसे बड़ा या छोटा बना देता है। नकारात्मक दृष्टिकोण से छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से बड़ी बात भी छोटी महसूस होती है। नंबर फोर, आपके चेहरे की मुस्कान व लगातार स्नेह युक्त व्यवहार दुश्मन को भी दोस्त बनने पर विवश कर देगा। नंबर फाइव, निंदा करने वाले व्यक्ति को शत्रु न समझे, अपना मित्र समझे, क्योंकि वह निःशुल्क एक मनोवैज्ञानिक की तरह आपका ध्यान आपकी कमजोरियों की तरफ खिंचवाकर उन्हें दूर करने का अवसर देता है। इसे इसलिए जो निंदा करता है उसे अपने दुश्मन ना समझे। आपका ध्यान आपकी कमजोरियों पर जाता है। नंबर सिक्स, आपके सभी प्रयत्नों के बाद भी अगर कोई कार्य संपन्न नहीं होता तो बजाय तनाव के आने के तो इसके न होने में ही अपना कल्याण समझकर निश्चित हो जाना चाहिए कि इसीलिए मेरा कल्याण है, जो होना है तो अब क्या कर। अगर हम अपनी कमियों को महसूस करें, उन्हें दूर करने के पुरुषार्थ में लग जाएं, तो दूसरों की कमजोरियां देखने व उनकी निंदा करने का समय ही नहीं रहेगा। पहले हम अपने आप को देखें। या तो कर्म करना आपके हाथ में है और फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार स्वतः ही होती है, तो निश्चिंत हो जाए अच्छे कर्म करके। इसलिए श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करना आवश्यक है। अब आते हैं चिंता को जीते। कुछ लाइनें हैं, उनको बोलूंगी, ध्यान से सुनेंगे। यदि वर्तमान को बना लिया तो भविष्य भी खुद बन जाएगा। चिंता में यदि यह पल खोया तो फिर कुछ हाथ ना आएगा। भय और शंका को दूर हटाकर करते रहे यथोचित कार्य सके, परिणाम सभी अच्छे होंगे। प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु पर पूरा विश्वास रखें। पहले ठंडे मन से सोचें, इस बात की हमको चिंता है, निष्काम भाव से फिर देखे कारण उसका क्या बनता है। निष्पक्ष भाव से फिर देखें कारण उसका क्या बनता है। जो सबसे श्रेष्ठ उपाय लगे उसको करने में जुट जाएं, फिर मुड़कर पीछे ना देखें और तनिक न मन में घबराएं। जितना भी उसे सुधार सके उस जितना भी उसे सुधार सके उसका हम पूरा प्रयास करें।
अपने अनुकूल बनाने को हर परिस्थिति का यत्न करें। सामान्य ज्ञान से यदि लगे ये नहीं बदलने वाली है तो फिर इसको स्वीकार करें, होनी तो होने वाली है। कामना न करें असंभव की, संभव के लिए प्रयत्न करें। कर्तव्य से पीछे ना हटें, फल की चिंता कुछ भी न करें। जब कठिन समस्या घेरे सोचते क्या कुछ हो जाएगा, ये क्या निश्चय कर सकता है, हद क्या हो जाएगा। उसकी कीमत से अधिक समय वास्ते हद पर इस पर क्यों खाएं, उसकी कीमत से अधिक समय वास्ते हद इस पर क्यों खाएं, बात का बतंगड़ क्यों बनाएं, बीती बातों पर क्यों रोएं। तो आप क्या चाहेंगे? चिंता या चिंतन? अंत में यही कहना चाहूंगी कि चिंता करने से, मानसिक व शारीरिक दोनों तरह से व्यक्ति कमजोर बनता है, जबकि प्रभु चिंतन से मन व तन दोनों शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए चिंता छोड़ प्रभु चिंतन में लग जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की योग निद्रा के विराम देते हैं। शशि जी से प्रार्थना है, शशि जी शांति पाठ कराएं। ओके।